नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त हम लोग श्रीनगर में हैं और श्रीनगर से क्यों इस न्यूज पॉइंट को कर रहे हैं ये आपको बताऊं तो खुशी भी होगी आपको और थोड़ा आश्चर्य भी होगा, क्योंकि यहां का तापमान जब सुबह हम पहुंचे थे तो -6 डिग्री था। लेकिन दिन का तापमान थोड़ा चढ़ा और तापमान जैसे जैसे चढ़ा वैसे वैसे थोड़ा हम लोगों का भी जो हमारी तैयारियां थी यहां डीबी लाइव को लॉन्च करने की, वो तैयारियां पूरी हो चुकी थी। और उसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लाइव देखा, डीबी लाइव जम्मू कश्मीर हमने यहां लॉन्च किया है। और उसके बाद अब ये समय न्यूज पॉइंट का है। चर्चा आज देश की खबरों से करेंगे और सबसे बड़ी बात कि आज संसद के अंदर आप जानते हैं कि अचानक कल 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया बीजेपी की तरफ से। और उस व्हिप में कहा गया था कि तमाम सांसद जो बीजेपी के हैं वो लोकसभा में उपस्थित हो, मौजूद रहें। आज इस व्हिप जारी करने के बाद भी 20 सांसद बीजेपी के लोकसभा में मौजूद नहीं रहे और इसके बाद बहुत बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी है आज मोदी सरकार को। इन सब की हम चर्चा करेंगे। बात यह थी कि अचानक आनन फानन में वन नेशन वन इलेक्शन का जो शिगुफा चल रहा था उसको लाया गया और उसको पारित कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन बीजेपी के 20 सांसद चूंकि नहीं थे लोकसभा में, इसीलिए वहां फजीहत झेलनी पड़ी बीजेपी को, मोदी सरकार को। और इसके बाद इस मसले को, इस बिल को सीधे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। लेकिन इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। चर्चा में किसने क्या कहा ये सब देखना जरूरी है। आइए चलते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कुछ बाइट्स के जरिए कि सदन के अंदर चल क्या रहा था। और सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस मसले पे। मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के, उनकी बात भी सुनेंगे, गौरव गोगोई की बात भी सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये बात समझ में आ गई थी मोदी सरकार को, अमित शाह को खासकर, कि अब यहां फजीहत के अलावा और कुछ है नहीं और इसीलिए शायद जेपीसी में भेजने का फैसला इन लोगों ने पहले ही ले लिया था। चलिए जरा सुन लेते हैं धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है इस मसले पे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के, मंथन, अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। तो आप सुन रहे थे, इस वक्त धर्मेंद्र यादव सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और वो अपनी बात रख रहे थे और सदन के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही थी। उसी मसले पे चर्चा के दौरान इन्होंने मनीष तिवारी का नाम भी लिया। मनीष तिवारी आप जानते हैं सांसद हैं चंडीगढ़ से कांग्रेस पार्टी के और उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। लेकिन यहां वन नेशन वन इलेक्शन पर कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह घिर चुकी है बीजेपी और फजीहत झेलनी पड़ी है। यहां जब पोलिंग करवाई गई, वोटिंग करवाई गई तो 296 का स्ट्रेंथ है आप जानते हैं, लेकिन 269 यानी 269 वोट्स पड़े बीजेपी को। और अगर यहां आज ये कोई मनी बिल होता तो सरकार गिर जाती, लेकिन यहां ये उस मोदी सरकार के लिए एक बड़ी बात थी कि सरकार नहीं गिरी,
वरना नहीं तो सरकार ये गिर सकती थी अगर मनी बिल का मामला रहता। लेकिन 20 लोग क्यों अनुपस्थित रहे, 20 उनके सांसद सदन में क्यों नहीं आए, इसके लिए बीजेपी ने हालांकि अपनी तरफ से उन लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखा जाएगा। लेकिन सदन के अंदर इस पर जो बहस चल रही थी, उस बहस में मनीष तिवारी ने भी हिस्सा लिया। क्या कुछ कहा है मनीष तिवारी ने, जरा उसको भी सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे हमारे तमाम साथी। और इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर में, कड़ाके की ठंड है और यहां गर्माहट ये है कि डीवी लाइव जम्मू कश्मीर हमने यहां से लॉन्च कर दिया है। आज उसी के लिए हम यहां आए हुए हैं और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए मनीष तिवारी को। We oppose the introduction of the bill. We voted against the introduction of the bill. If the government wants to refer it to the JPC, that's their prerogative. We oppose the introduction of the bill. We voted against the introduction of the bill. If the government wants to refer it to the JPC, that's their prerogative. We oppose. तो आप सुन रहे थे यहां पर मनीष तिवारी को, लेकिन उसके साथ साथ उधर गौरव गोगोई ने भी पोल खोलकर रख दी बीजेपी की। गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है, उपनेता हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन में, नेता प्रतिपक्ष सदन में। आप जानते हैं कि राहुल गांधी हैं उसी सदन में, यानी लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में गौरव गोगोई हैं। और गौरव गोगोई ने इसी मसले पर जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। सरकार ये तर्क दे रही है कि चुनाव के आयोजन में बहुत करोड़ों पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसों को बचाने की कोशिश कर रही। मात्र 3,700 करोड़ का खर्च है एक लोकसभा चुनाव के आयोजन में। ये आंकड़े चुनाव आयोग 2014 के लोकसभा चुनाव में ये दर्ज कर चुका है। 3,700 करोड़ भारत के जो साल में जो बजट होता है उस बजट का 0.02% है, 0.02% है। तो 0.02% के खर्च को कम करने के लिए ये भारत के पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव आयोग को और ये ताकत देना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग जहां पर कमिश्नर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं, वो चुनाव आयोग जिसकी कमिश्नर्स की नियुक्ति में पूरा प्रधानमंत्री खुद देखते हैं। तो इस प्रकार की गैर संवैधानिक बिल का आज हमने विरोध किया और आपने देखा कि भाजपा की आज कितनी कमजोर फ्लोर मैनेजमेंट थी। मात्र 65 वोट से ही वो इस बिल के इंट्रोडक्शन को पारित कर पाए। 2/3 जो संख्या होती है एक संवैधानिक कानून को पारित करने के लिए, आज इतनी भी संख्या पूरी एनडीए नहीं जुटा पाई। 1-2 पार्टी अगर इधर उधर हो गए तो ये बिल कभी पारित नहीं होगा। तो हम देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि संविधान के इस आक्रमण पर पूरी तैयारी से चौकन्ना होकर विरोधी इंडिया गठबंधन हम पहरा देंगे और आने वाले जेपीसी मीटिंग में पूरी बातों को हम उस पर चर्चा करेंगे कि चुनाव। तो आप सुन रहे थे यहां पर गौरव गोगोई अपनी बात रख रहे थे और गौरव गोगोई ने कहा है कि आने वाले जेपीसी की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में हम इस पर पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे जो कुछ लेकर आई है मोदी सरकार। आपको बता दूं कि आज जो अनुपस्थित रहे जो सांसद, उसमें बड़े बड़े नाम है दोस्तों। नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वो नहीं मौजूद रहे लोकसभा में। नोटिस भेजा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। गिरिराज सिंह जो कभी भी पाकिस्तान का टिकट दे देते हैं बिहार और दूसरे लोगों को, आप जानते हैं कि वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, तो गिरिराज सिंह भी आज नहीं थे। भागीरथ चौधरी नहीं थे, उनके साथ साथ जगदम्बिका पाल नहीं थे, शांतनु ठाकुर नहीं थे, बीएस राघवेंद्र और विजय बघेल भी नहीं थे, उदयराजे भोसले, जयंत कुमार राय और जगन्नाथ सरकार, इन सबको बीजेपी ने नोटिस जारी किया है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा और इतने सारे लोग नदारद और इसके बाद बीजेपी की फजीहत लोकसभा के अंदर। लेकिन लोकसभा के बाहर दूसरे सदन में, उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी आप जानते हैं कि 2 दिनों के लिए संविधान पर चर्चा थी और संविधान पर चर्चा का समापन आज नरेंद्र मोदी को करना था। लेकिन कल मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद शायद नरेंद्र मोदी के पास कुछ बचा नहीं
उस झूठ को फिर से झूठ में तब्दील करने के लिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल पोल खोलकर रख दी थी नरेंद्र मोदी की। इसलिए आज नरेंद्र मोदी राजस्थान घूम रहे थे और उनकी जगह पर भाषण देने आए अमित शाह। अमित शाह ने आज भाषण में बहुत सारी बातें कही और सबसे बड़ी बात की, संविधान पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को और सरदार पटेल को याद किया। उनके पुरखे याद नहीं आए। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कभी और किसी का नाम वो लोग लेते हैं, वो नाम याद नहीं आए। और लेकिन लोकतंत्र की गहराई, पाताल जैसी गहराई का जिक्र कर रहे थे आज यहां अमित शाह जी। और इससे साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी कैसे कांग्रेस के सामने, और खासकर कल जो भाषण दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उस भाषण के बाद बीजेपी खुद को दबाव में, प्रेशर में कैसे महसूस कर रही है, उसका नमूना सीधे राज्यसभा में यह देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, क्योंकि समापन भाषण और उसमें उनको आना चाहिए था। तो ये तमाम बातें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर पस्त होती हुई बीजेपी दिखी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की यहां जीत दिखाई दी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं इन्हीं मसलों से कि कैसे यहां इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और कैसे यहां पर बीजेपी पस्त होती हुई दिखाई दी, बीजेपी की फजीहत कैसे यहां पे है। ये सारी बातें करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर प्रशांत टंडन जी को आप लगातार देख रहे हैं, मैं उनका परिचय नहीं करवाया, आप सब परिचित हैं उनसे। तो प्रशांत जी आपका स्वागत है सीधे श्रीनगर में, हम आप साथ में हैं, पूरी टीम यहां पर है। और दूसरी तरफ उधर स्टूडियो से हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं और समीर आत्मज मिश्र जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। सदन के अंदर आप थे, दोनों सदनों की कार्यवाही आप कवर कर रहे थे। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण था कि आज 20 बीजेपी के सांसद व्हिप जारी करने के बाद भी नदारद दिखे। हालांकि अब बीजेपी उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज की आखिर ऐसी नौबत क्यों आई शकील जी, और उसके बाद क्या कुछ नजारा था सदन के अंदर का? बहुत ही अप्रिय स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है और संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। यहाँ पे उनके पास साधारण मेजोरिटी से भी जरा सा ज्यादा बहुमत दिखा। आज जो बहुमत के लिए 272 सदस्यों की जरूरत होती है और आज एनडीए को मिला के उनके पास केवल 292 केवल 20 सांसद जो है बहुमत से ज्यादा थे। और यह स्थिति बहुत ही खराब बीजेपी की मानी जा रही है। बीजेपी में भारी अफरा तफरी फैल गई है इसको लेके, और उसी के बाद तत्काल इन सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन नहीं आए हैं और उन्हें जो है नोटिस दिया गया। आज जो है डीएमके के टीआर बालू ने इसको बड़े अच्छे से उठाया है इस सवाल को। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास 2/3 बहुमत ही नहीं है तो आप इसको सदन में पेश कैसे कर रहे हो। तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नहीं, अभी पेश नहीं कर रहे हैं, मैंने पेश करने की अनुमति नहीं दी है। अभी जब आप लोग इसको स्वीकृति दे देंगे तभी ये पेश होगा। और उसी के बाद फिर वोटिंग हुई और वोटिंग में जो है विपक्ष को 198 का नंबर मिला है और सत्ता पक्ष को 292 का, जो कि बहुत ही कम माना जा रहा है। क्योंकि लोकसभा में आज 461 सदस्य आए थे और इसमें से सबसे ज्यादा जो अनुपस्थित थे वो बीजेपी के सदस्य थे 20। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि बीजेपी के लोग व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसकी पड़ताल बड़ी सख्ती के साथ बीजेपी कर रही है। अब सवाल यह है कि जो 2/3 है 543 में से वो कितना होता है? वो संख्या है 362। 362 वो बीजेपी कहां से लाएगी, वो मोदी जी कहां से लाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है आज, और इसीलिए आज इस पे बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई लोकसभा के अंदर। और विपक्ष के लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए। जो गौरव गोगोई के सवाल थे उनका जवाब किसी के पास नहीं था। उन्होंने कहा कि आप जो है इस संविधान संशोधन अगर हो गया तो इसके जरिए चुनाव आयोग को असीमित अधिकार दे रहे हैं। अभी तक
किसी भी विधानसभा का भंग करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को था। अब आप चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इसकी सिफारिश कर सकता है, ये बहुत ही खतरनाक तरीका है। और इसीलिए फिर जब ये सारी बहस हो रही थी तो अमित शाह ने कहा और ओम बिरला ने भी कहा कि इस पे हम लंबी बहस कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। ये जेपीसी को जाएगा और जेपीसी का भी इसके लिए गठन होगा और वहां होगा। इसी तरह आज राज्यसभा में भी बहुत चर्चा ज्यादा गर्म हो गई। संजय सिंह ने वो नारा लगा दिया जो बीजेपी मनमोहन सिंह के लिए लगाती थी। यूपीए के टाइम में बीजेपी के सांसद वहां नारा लगाते थे मनमोहन सिंह चोर है प्रधानमंत्री, और उन्हें लगता था कि कांग्रेस तो कभी इसका जवाब दे नहीं सकती क्योंकि कांग्रेस में इस तरह के नारे लगाने की इजाजत नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने कुछ कहा था और इसको आज कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं था, लेकिन फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन आज जब संजय सिंह बोल रहे थे तो उनके खिलाफ और केजरीवाल के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी और संजय सिंह ने मना किया कि देखो ऐसा मत बोलो, मुझे बोलने दो। लेकिन जब बीजेपी के लोग नहीं माने तो उन्होंने वो ही नारा नरेंद्र मोदी के लिए लगा दिया और बहुत ही अजीब स्थिति बीजेपी के लिए और चेयर के लिए हो गई। चेयर पे हरिवंश थे उस वक्त। तो ये ऐसा है कि जैसा आप करोगे आज नहीं तो कल इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। 11 साल से सरकारें मनमोहन सिंह के खिलाफ एक मामला नहीं निकाल पाई है। जब सरकार बनी थी तो सीबीआई पहुंचाई थी उनके यहां, मनमोहन सिंह के खिलाफ कार्रवाई होना थी। मनमोहन सिंह के खिलाफ किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ पहली बार नारे लगाए थे आपने इस तरह के, और आज वो दिन आ गया कि उस नारे से जो खुश थे, उन दिनों तो ये सब एक ही थे, केजरीवाल की टीम और बीजेपी की टीम सब एक ही थी, और आज उसी केजरीवाल की टीम की तरफ से वो ही नारा जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ लग गया है। अब 2 दिन और बचे हैं इस सेशन को। 20 तारीख लास्ट है, 20 को सेशन ये खत्म हो जाएगा और हो सकता है संभावना ये है कि एक आध दिन पहले ही खत्म हो जाए क्योंकि अब कोई काम ज्यादा नहीं बचा है। मेन काम ये 1 नेशन और 1 इलेक्शन पेश करने का था, तो ये आज अर्जुन राम मेघवाल ने इसको पेश कर दिया है और इसके बाद संविधान पे चर्चा भी जो है वो हो गई है। लेकिन इस सेशन ने ये बता दिया कि बीजेपी बहुत ही कमजोर पिच में खेल रही है। इस सवाल का जवाब किसी के पास आज नहीं था कि आप साधारण बहुमत भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, आप 2/3 कहां से लाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दोबारा आऊंगा आपके पास शहीद जी, लेकिन यहाँ जो बातें चल रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ एक तो फजीहत, दूसरी तरफ अब इस सेशन का यानी विंटर सेशन का समापन होने जा रहा है। लगभग अंतिम समय आ चुका है और इसके बाद अब ये बिल भी जेपीसी के तहत, और लेकिन जेपीसी में डायरेक्ट भी जा सकता था ये बिल, लेकिन उससे पहले 2/3 बहुमत तो दूर की बात है। बात यहां ये है कि आप उस आंकड़े पे भी नहीं जा पाए जहां बहुमत का आंकड़ा जिसको कहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाए। ये सबसे शर्मनाक बात है। जरा आपके पास आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, और समझूं कि यहां से कुछ और दिखाई देता है क्या यहां से नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो उस पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है? देखिए, सरकार तो चलेगी या गिरेगी तो अलग बात है, लेकिन आज सरकार की, मोदी सरकार की दोहरी हार हुई है। पहली हार संविधान की डिबेट में वो मुंह की खा गए और वहां से जिसको कहा जाए कि भाग गए, और उस हेडलाइन मैनेजमेंट, क्योंकि वो एम्बैरेसमेंट था, वहां फजीहत हो रही थी संविधान की डिबेट में। सदन में राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लोकसभा में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और तमाम और विपक्षी नेताओं ने, महुआ मोइत्रा ने और लोगों ने बहुत बढ़िया भाषण किए और उसको एक तरीके से मोदी जी को या बीजेपी को उन्होंने डिफेंसिव कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये जो संविधान का मोशन है डिस्कशन का, ये विपक्ष लेकर आया है और सरकार इसका जवाब दे रही है। लगातार डिफेंसिव थे। उससे बचने के लिए ये तरीका निकाला गया कि ये तुरंत कैबिनेट में पास करा के उसको पार्लियामेंट में ले आए। देखिए,
जो खबरें मुझे मिल रही हैं कि उसमें जो डिवीजन हुआ वोटिंग का, वो 269 की संख्या जो है वो सत्ता पक्ष की थी और 198 की संख्या विपक्ष की थी। विपक्ष की थी, बिल्कुल। तो 269 की संख्या 269 की संख्या सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं, जैसे शकील जी कह रहे थे। तो अगर जैसा आपने कहा कि 272 चाहिए उसके लिए। जी, अगर ये मनी बिल होता तो सरकार संकट में पड़ती। मोदी जी को टेक्निकली संविधान के हिसाब से इस्तीफा देना पड़ता था। बिल्कुल। लेकिन अगर इसको भी माने कि आपने इंट्रोडक्शन किया, अगर आपकी नियत होती इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने की, जेपीसी को या सेलेक्ट कमेटी को भेजने की अगर नियत होती, तो ये इंट्रोडक्शन के बाद ही सीधे भेज सकते थे। आपने उसमें टेस्ट कराया, वोटिंग कराई, इसका मतलब है कि आपको आपकी नियत थी इसको पास कराना किसी के। नहीं, ये नियत इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि इन्होंने व्हिप 3 लाइन की व्हिप जारी किया। बिल्कुल। तो वो कोई सामान्य बात नहीं थी। आपने पूरी ताकत लगाई और उसके बाद आप विफल हुए, और विफल होने के बाद आपने उसकी, जिसको कहा कि लीपापोती की, कि उसको जेपीसी को दे दिया। अब ये जो बिल है पूरी तरीके से जो एक्सरसाइज है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती देता है। जैसा अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार मिलेंगे, शकील जी ने कहा अभी जी। उसके बाद देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन हुआ 1952 के इलेक्शन में या उसके एक दो बाद इलेक्शन में हुआ, लेकिन वो तब नई नई विधानसभाएं बनी थी। बीच में विधानसभा प्रेसिडेंट रूल लगे, विधानसभा भंग हुई और वो शेड्यूल टूट गया। टूटने के बाद एक और, राजीव जी, जो एक बदलाव आया भारत की राजनीति में, वो राजनीति में बदलाव ये आया कि जो संविधान का पहला जो वाक्य है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है, वो धीमे धीमे एक आकार लेने लगा। और आप देखिए कि क्षेत्रीय पार्टियों का जो है वो उदय होता है, और तमिलनाडु में थी पहले से, लेकिन आप देखिए पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, तमाम राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में अब अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्या वो क्षेत्रीय पार्टियों के पास इतना संसाधन है कि वो अपनी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ लड़ सकती हैं? तो बेसिकली ये फेडरल स्ट्रक्चर को चुनौती देने वाला है, क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ है। मुझे बड़ा अफसोस होगा कि जो बीजेपी को समर्थन देने वाली क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी अगर इसमें वोट दे रही हैं तो, क्योंकि उनके खिलाफ है ये। जी राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये क्षेत्रीय पार्टियों की बात, और वो कितना समर्थन दे रही हैं, कब तक समर्थन देंगी, ये भी देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सदन के अंदर आखिर जो आप अभी कह रहे थे कि लाने की जरूरत ही क्या थी, ये सबसे बड़ी बात कि आखिर सदन के अंदर इस बिल को लाने की जरूरत ही क्या थी। और अगर लेके आए तो कम से कम इतनी तो आप गुंजाइश रखते कि आप इसको पास करवाते। अगर पास नहीं करवा पाए तो आपकी फजीहत हुई। और उससे पहले, जैसे आप इससे पहले एक जेपीसी में जा चुका है, और वो भी वक्फ बोर्ड बिल जो है वो जा चुका है, और इसलिए भी यहाँ जरूरी है कि कहीं न कहीं अपनी फजीहत कहें तो खुद करवाते हुए। वक्फ बोर्ड को जेपीसी भेजने की प्रक्रिया क्या थी? वो चर्चा होने से पहले ही कह दिया गया। मतलब एक तरफ पेश करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसको हम जेपीसी में, तो पहले से इंटेंशन था कि भेजना है उसको। हाँ। यहाँ पर ये इंटेंशन नहीं था। जी जी जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, इस वक्त हम श्रीनगर में हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। श्रीनगर में हम हैं, डीवी लाइव जम्मू कश्मीर हमने यहां लॉन्च किया है आज ही दिन में, और ये न्यूज पॉइंट हम इसी श्रीनगर से लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चर्चा लगातार हम कर रहे हैं कि सदन के अंदर, यानी संसद के अंदर जो कुछ आज हुआ दोनों सदनों में। और सबसे बड़ी बात कि उधर उच्च सदन में वहां नरेंद्र मोदी को रहना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं आए। और दूसरी तरफ इधर अमित शाह वहां भी मोर्चा संभालने की कोशिश करते रहे, और अमित शाह यहां भी मोर्चा संभालते हुए नजर आए, लेकिन वहां फजीहत करवाने से वो खुद को रोक नहीं पाए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कल फिलिस्तीन के बैग के साथ थी और आज बांग्लादेश के बैग के साथ थी।
यानी उनके कंधे पर बांग्लादेश का झोला लटका हुआ था। यानी कहीं न कहीं अब वो, और वहां पर जो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो मैसेज देने की कोशिश वहां कर रही थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी की चर्चा आज ज्यादा नहीं, चर्चा आज महत्वपूर्ण है, वन नेशन वन इलेक्शन। आखिर इसकी जरूरत क्या है, और अगर इसको लेके आ रहे हैं इस वक्त, तो क्या कोई इसके पीछे कारण है, कोई राज है क्या? किसी चीज से, किसी चर्चा से बीजेपी भागना चाहती है, मोदी सरकार बचना चाहती है? क्या संविधान से, संविधान पर चर्चा से मोदी सरकार भाग रही है? सारी बातें करते हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं, पहले समीरात्मज मिश्र जी आपके पास, फिर अनिल जी आपके पास आता हूं। समीर जी, कैसे देखा जाए? राजीव जी, ये तो सही बात है कि चूंकि सरकार ले तो आई उस विधेयक को, हालांकि जो विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि पिछले 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग हो रही है, तो उनसे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए भी इसको लाया जा रहा है। और ये तो कुछ न कुछ कारण तो है ही कि जब वहां सरकार को पता है कि न तो लोकसभा में बहुमत है और न राज्यसभा में, दोनों ही जगहों से उसको 2/3 बहुमत से पास होना है, तो वो क्यों ले आई है? अच्छा, बहुमत से इतनी नजदीक भी नहीं है कि 10-5 एमपीज का जुगाड़ कर ले। 362 एमपी चाहिए, आपके पास 293 एमपी हैं, तो 70-75 एमपीज का आप जुगाड़ कैसे करेंगे? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो देखने में मिली, और पिछले 2014 से जब से ये मोदी एरा है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है कि सीधे तौर पर एक प्रधानमंत्री मोदी को आंख दिखाने की कोशिश उनके अपने नेताओं ने ये पहली बार की होगी। व्हिप जारी करने के बावजूद 20-20 सांसद, एक आध तो मिनिस्टर मान लीजिए प्रधानमंत्री के साथ बाहर थे, लेकिन 20-20 एमपी वो गए ही नहीं पार्लियामेंट में। तो ये भी अपने आप में बड़ी चौक। आपने किसी तरह से अपने सहयोगी दलों का समर्थन उनसे कहलवा तो दिया कि वो समर्थन कर रहे हैं, उनका तो हासिल कर लिया आपने, लेकिन आपके अपने सांसद जो है वो समर्थन में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये कल्पना 2024 के इलेक्शन के पहले, जो अभी नई लोकसभा गठित हुई है, पिछले 2 इलेक्शन में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। हालांकि नोटिस अभी भी दिया गया है, आगे क्या कार्रवाई होती है, पार्टी क्या करती है उन लोगों के खिलाफ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, गिरिराज सिंह के खिलाफ, और भी जो एमपीज हैं। लेकिन ये हल्की फुल्की बात नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो दबदबा हुआ करता था, जिसको बनाया गया था, वो दबदबा अब उन पार्टी के भीतर ही किस तरह से टूट रहा है, और बहुत तो साफ दिखाई। तो ये, और मुझे लग रहा है कि ये शायद एक अंदाजने की भी कोशिश होगी कि वक्फ संशोधन विधेयक के समय तो उसको दे दिया गया, और अब ये सोचा गया कि ये देखा जाए, कोशिश की जाए कि किस तरह से जो पिछले चुनाव हुए हैं राज्यों में, और इतने बम्पर मेजॉरिटी के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत हासिल की है, सरकार रिपीट हुई है, तो उसके बाद क्या प्रधानमंत्री का जो दबदबा था वो कायम है या नहीं है, या जो पार्टी की अपनी स्थिति है वो कितनी मजबूत है, एनडीए सरकार कितनी मजबूत है, उसको दिखाने की भी ये कोशिश रही होगी। जो साफ दिखाई पड़ गया कि एनडीए कितनी मजबूत है या नहीं है, पार्टी बीजेपी खुद कितनी मजबूत है या नहीं है, ये साफ तौर पर दिख गया है। तो मुझको लगता है कि ये जो मैसेज है ये अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि पारित होने की तो कहीं दूर दूर की संभावना थी नहीं। तो ये जाहिर सी बात है कि भाजपा को भी पता ही है, एनडीए को भी पता है, फिर भी विधेयक को लाई। तो लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन अपनी ताकत को आजमाने का और अपनी ताकत को एक बार फिर से एस्टेब्लिश करने का जो एक की मंशा रही होगी, वो धराशायी होगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक मंशा जो थी वो धराशायी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ क्या यहां से आगे की कुछ और तस्वीर दिखाई देगी? चर्चा इसकी भी करेंगे हम, लेकिन उससे पहले इसी मसले पर क्या कुछ कहना है अनिल सिन्हा जी का। जरा आना चाहता हूं आपके पास अनिल जी, आपसे भी समझूं कि आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं दोनों सदनों में, उसमें भी खासकर जब आप व्हिप जारी करते हैं 3 लाइन की, और उसके बाद में भी अगर नहीं आते हैं सांसद, तो क्या कहा जाए? बीजेपी के सांसद नरेंद्र मोदी के एरा में और बीजेपी के सांसद, एक नहीं 20-20 सांसद अगर नदारद रहे, तो क्या यह माना जाए कि नरेंद्र मोदी का इकबाल अब कम हो गया है अपनी ही पार्टी में? ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझको लग रहा है क्या कि कोऑर्डिनेशन, जिसको कि बहुत वो मास्टरमाइंड वगैरह क्या क्या बोलते रहते हैं, और उनका बड़ा मुकम्मल
इंतजाम रहता है हर एक चीज में, बूथ से लेकर के वहां तक। तो इससे पता चला कि बीजेपी में कोऑर्डिनेशन की कितनी कमी है, और बीजेपी एक बहुत ही ओवर सेंट्रलाइजेशन की जो ये है क्राइसिस है, उससे जो होती है क्राइसिस, उससे गुजर रही है। ये इसका अंदाजा लगता है कि उनको मतलब उनके खुद के सांसद को वहां तक पहुंचाना है बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनको इस बिल को, जिसका कि पूरे देश में जो भी एकेडमिशियन है, पुराने जो चुनाव आयुक्त है, अभी कुरैशी को सुन रहा था मैं कहीं, तो सब लोग इसके विरोध में है, और इसके पक्ष में कोई बहुत मजबूत तर्क कुछ भी नहीं है। जो गौरव गोगोई ने कहा कि 3000 कुछ करोड़ के लिए आप कर रहे हैं, वो भी मतलब बताया कि इस पे जो खर्च है, वो मैं अभी सुन रहा था कि 32,000 एक ईवीएम मशीन के लिए खर्च लगता है, और कहा कि 1 लाख और मशीन चाहिए मतलब एक साथ इलेक्शन कराने का। तो कहा क्या कि भाई हमको तो गणित आता नहीं, लेकिन अगर इसको जोड़ लीजिए तो वही खर्च कितना बड़ा खर्च है, जो कि उस खर्च में ये जो बाकी खर्च है उसका कोई अर्थ नहीं है। तो वो और दूसरा है क्या कि आप जो चुनाव में जो खर्च हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जिस पर कोई लिमिट नहीं है, तो कहा कि वो हजारों करोड़ का खर्च हो रहा है। 60,000 करोड़ का खर्च बताया गया पिछले चुनाव में, पिछले मतलब इसके पहले वाले 2019 के का शायद बता रहे थे वो। तो उसमें आप उसको 6,000 करोड़ कर सकते हैं अगर चाहे तो, आप लगाइए अगर लिमिट तो आप कहाँ पैसा बचाना चाहते हैं। कहा कि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ थोड़े बहुत फायदे हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये उसके बावजूद इस पे मतलब लंबे समय से इस पर वो डटे हुए हैं, और उसको बीजेपी में ही उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। ये एक हमको लग रहा है कि सीरियस क्राइसिस है। बाकी इससे पता चला कि ईडी के जरिए जो एनडीए बना हुआ है, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, बाकी जो पार्टियां हैं, या इवन बाकी डरी हुई पार्टियां हैं, उनको भी मैनेज करना उनके लिए डिफिकल्ट जाएगा, और उससे भी इस मामला हल नहीं हो रहा है। तो लेकिन वो उनके साथ है, ये भी आप समझिए कि वो जैसे कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, और ये भी एक बिग पॉलिटिकल क्राइसिस है कि उनका एज ए रीजनल पार्टी भी कोई उनका वजूद नहीं रहा मतलब है, या उनका कोई आइडियोलॉजिकल स्टैंड नहीं हो पा रहा है। ये भी एक बिग क्राइसिस है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था कि जो चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू या जैसी पार्टियां हैं, वो साफ साफ कह सकती थी कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, लेकिन वो ये भी नहीं कह पाती है। जबकि इन लोगों का जो स्टेटेड पोजीशन है, जो इनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, ये साफ साफ लगातार ये लोग बोलते रहे हैं, या उनका है भी कि हमारा जो है सो क्या कहते हैं, जैसे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने का भो या सारे मामले, ये लोग ये सवाल उठाते रहे, लगातार चिट्ठियां लिखते रहे। अरुण जेटली को लिखा गया नीतीश कुमार का पत्र, सबको मालूम है कि किस तरह से वो चाहते थे कि ज्यादा पैसा मिले, फिर ये स्पेशल पैकेज। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन बीजेपी के अंदर ही, और आपको पता होगा कि एक और बात जिसकी चर्चा यहाँ पर कितना जरूरी है मालूम नहीं, कि अभी तक बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी ने इलेक्ट नहीं किया है नरेंद्र मोदी को अपना लीडर। तो कहीं बीजेपी में क्या मतलब ये सवाल जरूर उठेगा कि कहीं बीजेपी में ही सीरियस मतलब ये है सवाल, उनके नेतृत्व को लेकर सीरियस अपोजिशन है, जिसको कि एड्रेस करने में कहीं न कहीं से वो विफल हो रहे हैं। बहुत सीरियस मतलब ये जो पूरा है, इसको 362 जैसा कहा समीर ने कि ये जो है 362 ये ला नहीं सकते, उसके बाद भी आमादा है कि लाना है। और तीसरी बात ये भी है कि आपने किस तरह से बाकी लोगों का भी उपस्थिति कम हुई है, तो इसका मतलब है कि जल्दी से पास करा लेना था, और इनको लग रहा था कि मतलब पहले से ये, जबकि संशोधन का मामला है तो आपको पहले से एजेंडा पर रखना है, बताना है, वो भी नहीं, मतलब कि किसी तरह मैनिपुलेट करना है, लेकिन मैनिपुलेशन भी इतना इजी नहीं उनके लिए हुआ। ये एक बहुत गंभीर बात है, जिसको कि हमको लग रहा है कि उनको एड्रेस करना उनके लिए संभव नहीं है, ऐसा मुझको लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, और एक लंबा, अगर आप एक उपचुनाव नहीं करवा पाते हैं
एक साथ चुनाव, 2 राज्यों के चुनाव के आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव कई चरणों में आप करवाते हैं, 7 फेजेस में आपने लोकसभा के चुनाव करवाए, लंबा वक्त गुजरा। उसके बाद आप ये चाहते हैं, ये कहते हैं कि पूरे देश की विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, उसके अलावा हो सकता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, सारे चुनाव एक साथ करवा लेंगे। कितना समय है आपके पास? अभी तो आपके पास समय बचता नहीं है। मतदान की तारीख पे तारीख आप देते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में हम हैं, जम्मू कश्मीर में ही चुनाव करवाने के लिए फाइनली आपको 10 साल बाद वो भी तब याद आया जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा बजाया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आपको साफ साफ चेतावनी दे दी कि 30 सितंबर तक आपको चुनाव करवाना ही होगा। तब आप जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए थे, आप याद कीजिए। तो उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या ये शिगुफा है? क्या ये सचमुच नरेंद्र मोदी की सरकार लाना चाहती है? और लाना चाहती है तो प्रैक्टिकली कितना संभव है? एक सवाल उठता है और इस पर चर्चा लगातार हमारे तमाम साथी कर ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या यहां से आज जो कुछ हुआ सदन में, पिछले 11 साल में पहली बार इतनी फजीहत झेलनी पड़ी है नरेंद्र मोदी सरकार को, लेकिन वहां अंदर खाने चल क्या रहा था? जरा समझूं एक बार फिर से। शकील जी, आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, क्या चल रहा था आखिर जब 269 वोट ही पड़े? इसके बाद क्या रिएक्शन था? बाहर निकल के बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन कैसा था? इंडिया गठबंधन के नेताओं का रिएक्शन क्या था? जरा बताइए। वोटिंग आज 2 बार हुई। पहली बार जो हुई उसमें सत्ता पक्ष के वोट ज्यादा बता दिए गए, लेकिन विपक्ष ने इस पे ऐतराज किया और उसके बाद दूसरी बार वोटिंग हुई। और दूसरी बार वोटिंग में मालूम पड़ा कि सबसे ज्यादा जो है बीजेपी के सदस्य ही वहां अनुपस्थित हैं। देखिए, ये जो आपने कहा कि ये शिगुफा है, सबसे ज्यादा बात आज सब इसी को कह रहे थे कि ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक शिगुफा है। लोकपाल किसी को याद है? इस लोकपाल ने सरकारें बदल दी थी, पहले दिल्ली की और फिर केंद्र सरकार की। आज किसी को याद भी नहीं है कि लोकपाल क्या है। इसके बाद ये लाए थे नागरिकता कानून, वो याद है किसी को? देश भर में किस तरह से उसके खिलाफ माहौल बना, कितने इन्होंने जातियां करी, किसी को नहीं मालूम। महिला बिल, किसी को नहीं मालूम कहा गया। इस तरह के इन सारे की सारी चीजें जो आपने कहा, वही सबसे सच्ची बात है कि ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। 15 लाख हर आदमी के खाते में, 2 करोड़ रोजगार, बुलेट ट्रेन, कहां तक याद करेंगे? और वो नारा महिला सुरक्षा, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। अभी जब होके आए हैं राहुल गांधी और जो उन्होंने वहां की दर्दनाक स्थिति बताई है हाथरस की, नारी परिवार, नारी के परिवार पर भी वार, उस पीड़ित परिवार की हालत कितनी खराब है। और राहुल ने अपना वादा फिर से दोहराया है कि हम उनको रिलोकेट करेंगे, पुनर्स्थापित करेंगे। सरकार कर रही है या नहीं कर रही? तो ये जो है एक वैसी चीज है कि आप जो वास्तविक समस्या है जनता की, उन्हें भूल जाए और 1 नेशन और 1 इलेक्शन पे पूरा देश उलझा रहे। इसके बारे में आज धर्मेंद्र यादव ने बड़ी अच्छी बात कही है, समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा कि अभी लोकसभा में ये संविधान बचाने की बात कर रहे थे और 2 दिन में संघीय ढांचा खत्म कर रहे हैं। इससे जिस फेडरलिज्म की बात हम होती है, वो फेडरलिज्म तो पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें व्यवस्था क्या है कि जैसे ही लोकसभा भंग होगी, उससे पहले चाहे 6 महीने पहले, 1 साल पहले ही किसी विधानसभा का चुनाव हुआ हो, वो भी भंग हो जाएगी। और दूसरी बात आप जो कह रहे थे पंचायत चुनाव की, जी हां, वो व्यवस्था इसमें है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसी कानून में कि लोकसभा विधानसभा के साथ पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव भी होंगे। मोदी जी पंचायत नगर पालिकाओं में भी प्रचार करने जाएंगे, ये व्यवस्था है इसमें। ये बहुत ही एक ऐसा विधेयक ला रहे हैं जिसको अभी जो है टीडीपी की बात हो रही थी, टीडीपी इससे अभी सहमत नहीं है। अभी खुल के कह पा रही है, नहीं कह पा रही, वो अलग बात है। बट टीडीपी के लोग जो बात कर रहे थे, बता रहे थे, देखते हैं वो क्या रुख अपनाते हैं। मगर अभी टीडीपी जो है वही इनके साथ जो एनडीए जिसे कहते हैं, या जो लोग समर्थन दे रहे हैं,
उनमें से एक टीडीपी पार्टी ऐसी है जिसके रुख में अभी थोड़ा सा नाराजगी और विरोध दिख रहा है। देखते हैं कि आगे और कौन कौन आता है। दूसरी एक खास बात जो है, आज प्रियंका गांधी की बहुत खास बात रही। जिस बात को सरकार नहीं कह पा रही है उसको प्रियंका गांधी कह रही है, और प्रियंका गांधी कह रही है कि सरकार चुप क्यों है। यह आरोप कांग्रेस पे लगा रहे थे जब से बांग्लादेश का मामला शुरू हुआ कि कांग्रेस नहीं बोल रही। प्रियंका गांधी ने तो कल लोकसभा में बोला, और आज जो बैग लेके गई उस पर भी वही लिखा था कि वहां के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो, और सारे के सारे लोग जो है कांग्रेस के सांसद उनके साथ वो बैग लिए हुए खड़े हुए थे। इसका जवाब भी आज बीजेपी नहीं दे पाई कि मोदी जी क्यों बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी प्रियंका गांधी की। और सुबह लोग सवाल उठा रहे थे, उस टाइम हमने बताया भी था कि राहुल केरल गए हुए हैं। पीपी माधवन जो राजीव गांधी के साथ भी काम करते थे, सोनिया गांधी के साथ भी थे, और राहुल के शुरुआती दौर में भी उन्होंने ऑफिस संभाला था। राहुल का भी बहुत ही विश्वस्त आदमी थे, केरल के थे वो। ज्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी, 73 के आसपास थे, बहुत ही विश्वसनीय लोगों में थे। तो कल उनका निधन हो गया था, तो उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए केरल राहुल गए हुए थे, इसलिए राहुल आज के इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाले में शामिल नहीं थे। लेकिन पूरी कांग्रेस, प्रियंका गांधी और सब इस बात को बड़े जोर से कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे, ईसाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार उस पर चुप क्यों है। और ये सवाल जो है आज उसी तरह एक बड़ा सवाल बन गया जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पे बना कि आपका 2/3 बहुमत ही नहीं है, तो आप ये जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक नया आइडिया लेके आए हैं कि लोग इसमें उलझे रहे, बहस करते रहे। तो ये जो है शगुफे की बात सबसे ज्यादा कही जा रही है आज कि ये भी एक शगुफा साबित होगा, ये भी एक जुमला साबित होगा, जैसे कि मोदी जी की दूसरी बातें शामिल साबित हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एक शगुफा हो सकता है साबित। लेकिन आपको लगता है क्या प्रशांत जी कि यहाँ पे कुछ वैसी स्थिति आने वाले समय में, और अभी के परेशानियों को, जो परेशानियां हैं, संविधान पे चर्चा हो रही है, वहां आप मुंह की खा रहे हैं और उससे ध्यान भटकाने के लिए? याद कीजिए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन कब आया था, हम लोग मुंबई में थे, भारत इंडिया गठबंधन के नाम की घोषणा हो गई थी। जी जी, इस योजना का जन्म ही हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए हुआ, और अब इसकी परिणति वही हो रही है। अब इसमें 2-3 बातें देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज आएंगे। आर्टिकल 368 भारत के संविधान का, जो संसद को संविधान के में संशोधन का अख्तियार देता है, उनको अधिकार देता है, जो 2/3 बहुमत का मामला है, जो बात अभी चल रही है। दूसरी बात है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में दी। बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? फेडरलिज्म, संघीय ढांचा भारत का। ये बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है, जैसे मैंने पहले कहा। दूसरी एक बात और है, जहां जब भी ऐसा संविधान संशोधन कोई होता है, वो संविधान संशोधन में अगर राज्यों के अधिकारों पे अतिक्रमण है असेंबलीज के, तो 2/3 बहुमत राज्यसभा और लोकसभा के अलावा आधी विधानसभाओं से भी मंजूरी चाहिए, और इसमें लगभग 1 साल लगता है। याद कीजिए जब झारखंड और नए राज्य बन रहे थे, छत्तीसगढ़ राज्य का और उत्तराखंड, तो कितना वक्त लगा था। वहां से तेलंगाना में कितना वक्त लगा था। तो राज्यों के वो भी जेपीसी के बाद जब बिल आएगा उसमें ये बात भी आएगी कि विधानसभाओं से भी मंजूरी लीजिए आप। तो कुल मिला के ये है कि 2029 का, अब इसके लॉजिस्टिक आप देखिए, ये एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ नहीं करा पाता, जो मिल्कीपुर का उपचुनाव साथ में नहीं करा पाता विधानसभा का, बाकी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं के साथ साथ, ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाने की बात कर रहे हैं। अब उसके लॉजिस्टिक्स को भी अगर आप देखेंगे, कितनी ईवीएम ऑर्डर करनी है, ईवीएम की बनेगी कैसे,
अभी ईवीएम पे भी विवाद है, इसको माने कि जस का तस रहेगा, उसके बावजूद ये 2029 का चुनाव इसमें नहीं हो सकता। नहीं, वो तो 2034 की बात कर तो 2034 का चुनाव हो सकता है। वो भी कैसे 2034 का चुनाव भी कैसे होगा, और इतनी दूर की सोचने की जगह जो इमीडिएट जो भारत के सामने चुनौतियां हैं, जो निष्पक्ष बेरोजगारी चुनाव, की निष्पक्ष चुनौती है, चुनाव, अगर चुनाव की ही बात कर रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव की चुनौती है, आर्थिक मोर्चे पे चुनौती है, विदेश कूटनीतिक उस पे चुनौतियां हैं, बेरोजगारी की चुनौतियां हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं। उसकी जगह आप एक जो नॉन प्रोडक्टिव सिगुफे की तरफ, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्या मिलेगा? कोई मतलब किसी को रोजगार मिल जाएगा इससे? किसी को क्या इससे स्वास्थ्य के मामले हल हो जाएंगे? क्या इससे तमाम सारे जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, महिलाओं के अधिकारों की प्रॉब्लम है, महिला की सुरक्षा की प्रॉब्लम है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन कोई एक ऐसा कोई रामबाण है, ऐसी कोई बूटी है, अलादीन का चिराग है कि इससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? आप देश को 10 साल के लिए सब चीज को पोस्टपोन करना चाहते हैं, और ये करना चाहते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि स्टेट असेंबलीज को भंग करने का किसको अख्तियार होगा? जैसे ही आप ये करेंगे तो स्टेट की असेंबलीज का जो मतदाता, जिसने चुनाव जीता है, जिस पार्टी ने, जिसकी सरकार है, और उससे भी ज्यादा जिस मतदाता ने चुनाव में मतदान में भाग लेकर चुनाव को जो है सरकार एक बनाई है, जैसे कि अभी 2 महीने पहले जम्मू कश्मीर जहां बैठे वहां सरकार एक बन के आई है। आप इसको भंग कर देंगे ऐसे ही, क्योंकि आपको लोकसभा के चुनाव साथ में कराने हैं। तो ये तो जो मताधिकार है भारत के संविधान में, जो मूल अधिकार है, उसके साथ भी मजाक होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और शिगुफे के बेसिक स्ट्रक्चर चुनौती है, और शिगुफे के अलावा कुछ है ही नहीं, ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। कितना भी इसको आप जोड़ तोड़ करके देख ले, ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। और एक और आखिरी बात जी, देखिए, चुनाव से घबराना क्यों है? चुनाव लगातार होने चाहिए। लगातार चुनाव होने से देश के अंदर एक डेमोक्रेटिक मिजाज बनता है। चुनाव तो सारी यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए, लोकल बॉडीज के चुनाव होने चाहिए, और लगातार होने चाहिए। आप देखिए कि अब मैं एग्जाम्पल दूं, एक डेवलप्ड डेमोक्रेसीज की आप बात करें, विकसित जो डेमोक्रेसीज है विकसित देशों की, जी, अमेरिका की बात करता हूं। भारत में राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा भंग होती है। अमेरिका में जो उनकी लोकसभा है, यानी हाउस ऑफ पीपल, और जो उनकी सीनेट है, जो उनकी राज्यसभा है, वो दोनों कंटिन्यूअस हाउस हैं, यानी हर 2 साल में चुनाव होते हैं। तो और उसके बाद उनकी जो स्टेट असेंबलीज हैं, जिसको सीनेट कहा जाता है, उसके भी चुनाव होते हैं। तो अमेरिका में सारे वक्त चुनाव होते रहते हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, मेयर के चुनाव होते हैं, कॉलेजेस के चुनाव होते हैं, सारे वक्त चुनाव होते हैं। तो चुनाव से घबराना किस बात का? जी बिल्कुल, चुनाव से घबराना किस बात का। और अगर 2034 ही मान ले, 2034 में अगर वन नेशन वन इलेक्शन लेके आ भी गए, और 1 साल के अंदर अगर कोई सरकार गिर गई, तो क्या पूरे देश में फिर से चुनाव करवाएंगे, या 5 साल तक इंतजार करवाएंगे? जरा सोचिए, इस सवाल का जवाब क्या है मोदी सरकार के पास? गिर गई कहीं की सरकार, क्या करेंगे फिर? एक तो बड़ा सवाल उत्पन्न। राजीव जी, आप देवगौड़ा की सरकार का देखिए, सीताराम केसरी ने समर्थन वापस ले लिया था, सरकार गिर गई थी। तो अगर कोई केंद्र सरकार, जैसे मान लीजिए कि कल एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लें, तो क्या सारे देश में चुनाव फिर से होंगे? सारी विधानसभा भंग की जाएंगी? आप ये सोच के देखिए। क्या आज की तारीख में मोदी जी फिर से महाराष्ट्र का चुनाव करवाएंगे? भाई हाँ, अगर फिर ये से हरियाणा का चुनाव करवाएंगे फिर से तो सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना है, लेकिन हम यहां बात वही कर रहे हैं कि आखिर इस शिगुफे से आगे मिलने क्या जा रहा है। नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को इससे क्या फायदा, वन नेशन वन इलेक्शन लाके? जरा समीर जी जरा इसकी तरफ चलें। इस बिल से फायदा क्या है? क्यों व्हिप जारी करके
और आज आनंद फानंद में इस बिल को लाने की जरूरत महसूस हुई बीजेपी की तरफ से? यही तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसका चाहती क्यों है सरकार कि हर जगह सारे चुनाव एक ही साथ हो और 5 साल तक कोई चुनाव ना हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं प्रशांत जी कि चुनाव से क्यों भागना है। डेमोक्रेसी का तो मतलब ही है ना चुनाव, और चुनाव आप उससे भाग रहे हैं या एक ही साथ क्यों कराने। तो इसमें क्या है कि जो अभी तक प्राइमा फेसी जो बिल के बारे में, बिल के प्रारूप के बारे में जितनी जानकारी है, जो चीजें सामने आई हैं, तो ये संवैधानिक संकट तो है ही अपनी जगह, क्योंकि ये स्टेट और सेंटर का जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से इससे प्रभावित हो रहा है। और दूसरी बात, ये व्यावहारिक भी नहीं है। इस बिल्कुल सही बात है। एक तो ठीक है कि अगर मान लीजिए केंद्र में कोई गठबंधन सरकार बनती है और वो गिर जाती है तो फिर क्या होगा। और दूसरी बात ये भी है कि साथ में चुनाव हो गए और राज्यों की, जिन राज्यों में अगर वहां पर बहुमत की सरकार नहीं है, अगर वहां पर गठबंधन की सरकार बनती है, सरकार गिर जाती है, तो उसका फिर ये होगा कि या तो दोबारा वहां चुनाव हो और या तो फिर उस सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करे। तो राष्ट्रपति शासन के जरिए इसका मतलब ये होगा कि केंद्र सरकार उसको चलाएगी, यानी वो संघीय ढांचा जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, दिक्कतें हैं, व्यावहारिक दिक्कतें भी है, जिससे इस विधेयक को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल, लेकिन आपकी आवाज अचानक आना बंद हो गई। समीर जी, कोई बात नहीं, जरा आगे बढ़ते हैं। अनिल सिन्हा जी, आपके पास आना चाहता हूं। कैसे आप देखते हैं, आपसे भी वही सवाल कि आखिर ये लाकर, इस बिल को लाकर फायदा क्या है मोदी सरकार को? क्या कि ये जो प्रोविजंस है इस बिल में ऊपर, आप मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इस प्रपोज बिल में जो, हाँ जी आ रही है, थोड़ा में जो बिल है, इस बिल में जो है वो प्रोविजन है मिड टर्म इलेक्शंस का। और मिड टर्म इलेक्शंस का प्रोविजन इस तरह से है कि जब बीच में इलेक्शन की जरूरत होगी स्टेट असेंबलीज में, तो वो जो है उसको मिड टर्म पोल कहा जाएगा। और लेकिन वो 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं होगा, वो जो रिमेनिंग टेनियर है उसी तक होगा। तो अब ये तो जिसके लिए आपने किया था उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि आप एक ही जगह जहां पर कि 2.5 साल, मान ले कि 2.5 साल बाद चुनाव मिड टर्म हो जाता है, तो उनका फिर 2.5 साल के बाद फिर एक इलेक्शन उनको जनरल इलेक्शन के साथ उस स्टेट में होगा। तो आप जो 1 इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन के साथ उनको 4 बार इलेक्शन करना पड़ सकता है। और अगर ये नहीं अगर पोजीशन है तो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है ये चुनाव आयोग कि उनको लेटर डेट पर हम जो है इलेक्शन कराएं। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात गौरव गोगोई ने जो 2 मुद्दे उठाए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो कि चुनाव आयोग को असीमित अधिकार आप दे रहे हैं कि वो जो है कोई असेंबली कंटिन्यू करती है या उसको इलेक्शन में जाना है, ये डिसीजन उसको करने का अधिकार है, जो गलत है। दूसरा उनका कहना है कि कौन सा चुनाव आयोग है ये चुनाव आयोग वो चुनाव आयोग है जो प्रधानमंत्री का पॉकेट आयोग है। पॉकेट आयोग उन्होंने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। इसका है क्या कि प्रधानमंत्री ही तय करेंगे कमिश्नर्स की बहाली, क्योंकि उनका एक अपॉइंटेड और एक जो है खुद ही रहेंगे और एक और आदमी है विपक्ष का नेता, तो ये कुछ है ही नहीं। तो वो सीधे प्रधानमंत्री द्वारा चुना हुआ है। तो क्या ये जो है इस तरह के जो आयोग हैं उसको इतना असीमित अधिकार देना चाहिए? तो वो एक वैलिड पॉइंट है। तो ये इससे देखिए इनका मतलब ये है कि देखिए आप कहें कि क्या फायदा है। फायदा ये है कि जो ऑथोरिटेरियनिज्म जो है पूरे उनके काम में दिखाई देता है, और अकेला मतलब कि मोदी मैं अकेला क्या है, उन्होंने कहा था ना एक अकेला सब पर भारी, तो वही है क्या कि वो पूरा का पूरा उसको मतलब मैनिपुलेट करके संविधान को तोड़ मरोड़ के वो चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल अपने हाथ में हो। और ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं अशुभ संकेत है। ये उसी का नतीजा है कि उनको मालूम है कि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है, स्टेट से इसको पास कराना होगा। स्टेट्स में
हर जगह उनको मतलब इतना नहीं है कि बीजेपी की ही सब जगह सरकार ताकत में है, ऐसा भी नहीं है। बहुत जगह उनको दूसरे के साथ चलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वो ये अगर उम्मीद कर रहे हैं और ये चाहते हैं, इसका मतलब है कि किसी मतलब माइट इज राइट टाइप का सिचुएशन है और वो वही लागू करना चाहते हैं जिसको आज परास्त कर दिया उनके ही लोगों ने, ये दिखाई दे रहा है। और उपस्थित नहीं रहने वालों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है गडकरी का। गडकरी भी नहीं थे, ऐसा मैंने जैसा देखा है। ये एक बहुत ही मतलब इसको जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें माइन्यूट अगर दृष्टि डालें तो आपको ये जो छोटे डिटेल्स है वो डिटेल्स से बहुत बड़ी चीजें कह रहे हैं, ऐसा मुझको लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे डिटेल्स हैं और उसमें अगर गडकरी साहब नहीं हैं तो फिर और भी परेशानी शायद वहां बढ़ते हुए दिखाई दे रही, लेकिन बड़े बड़े नेता नहीं थे। जेपीसी वक्फ बोर्ड पे जो जेपीसी है उसके अध्यक्ष वो भी नहीं थे और ऐसे कई नेता नहीं थे। तो इसके पीछे बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, या हो सकता है कि व्हिप अचानक जारी किया गया, आनन फानन में हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन 3 लाइन की व्हिप में यह होता है कि आपको मौजूद रहना पड़ता है। लेकिन आगे क्या होने जा रहा है, जरा एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा शकील जी। आगे क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या सचमुच यहां से अब ये मामला यहां शांत होता हुआ, यह मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई देता है वन नेशन वन इलेक्शन का? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से ज्यादा अब ये मामला गंभीर हो गया है कि बीजेपी के लोग क्यों नहीं आए। और ये बीजेपी में एक अंदरूनी बातचीत शुरू हो गई है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे लोग जो है नहीं आ पाए, और जो हमारे लोगों के न आने से जो हमारी फजीयत हुई है वो क्यों हुई है। दूसरी बात कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा, तो जैसा हमने बताया कि ये तो सिर्फ नारे के लिए उन्हें चीजें अच्छी लगती हैं। इसे कहते हैं मुख सुख, बड़ा अच्छा नाम है, वन नेशन वन इलेक्शन बोले जा रहे हैं सबके सब। होगा क्या, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये किसी को नहीं मालूम है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो मोदी जी सब जगह प्रचार करते हैं, तो मोदी जी पंचायत और नगर पालिकाओं में भी प्रचार करने के लिए जाएंगे वहां पे? कैसे होगा ये? और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, 2 विधेयक आज पेश किए गए। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, विधेयक भी आप एक पेश नहीं कर पाए। दूसरा विधेयक किसके लिए था? दूसरा विधेयक था दिल्ली, जम्मू कश्मीर और सभी केंद्र शासित राज्यों के लिए, कि वहां पे भी एक साथ चुनाव हो। आप ये व्यवस्था नहीं ढूंढ पाए उसमें कि एक ही विधेयक में केंद्र शासित प्रदेशों को भी आप कवर कर सकें। ये एक बड़ा संवैधानिक सवाल था, एक कानूनी सवाल था, जिसको लेके बड़ी बहस हो रही है कि ऐसी क्या बात थी। और ये जो संविधान का संशोधन होना है, ये अनुच्छेद 83 और 172 में होना है। इसमें कानूनी पहलू बहुत ज्यादा है, और आज ज्यादातर डिबेट जो है कानूनी पहलुओं पे होती रही कि 83 और 172 में इसमें राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं है। तो जो राज्य इससे प्रभावित है, बिना उनके समर्थन के आप कैसे चले जाएंगे? वो तो एक पार्टी है। तो ये सवाल बाद में आएगा। अभी सरकार कह रही है कि हमें सिर्फ संसद से पारित करवाना है, इसे 2/3 बहुमत से। हमें राज्यों का समर्थन इसमें नहीं चाहिए, हम कानून बना देंगे, हमने बात कर ली है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको राज्यों के पास जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये सारे कानूनी पहलू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें लगता है कि बीजेपी को इससे परेशानी नहीं है। बीजेपी इसी मजा ले रही है कि सब इसमें उलझे रहे। तो वो जो सारे मुद्दे हैं, अखबार, मीडिया, सारे लोग वो सारे मुद्दे भूल जाएंगे कि देश में क्या चल रहा है, किस बात की जरूरत है, क्या परेशानियां हैं, क्या हो रहा है। मणिपुर का नाम ही किसी को याद नहीं है, खत्म हो गई मणिपुर की बात। हाथरस की बात खत्म हो गई कि हाथरस में क्या हुआ। राहुल गांधी होके आए, वो वहां से बोल रहे हैं, बता रहे हैं राहुल गांधी, मगर कोई याद करने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में आप क्यों नहीं बोल रहे? आपने बोल दिया था कि कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं आया है। यहां पे जो हो रहा है उसके लिए आप क्या बोलेंगे
कि कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कल बोला और आज उठा रही हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलिए तो आप देखिए तो कि आप कैसे हमारे लोगों के हमदर्द हैं वहां पे। इसीलिए उन्होंने इस शब्द को पर्टिकुलर लिखवाया अपने बैग के ऊपर, लेकिन अभी तक तो कोई रिएक्शन आया नहीं है। तो ये जो है मेनली हमको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो तो लोगों को भरमाने के लिए है, लोगों को भटकाने के लिए। इससे बीजेपी को भी कुछ नहीं मिलने वाला, इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन ये है कि जो मोदी जी कर नहीं पा रहे, जो खड़गे जी ने बड़ा मेन सवाल कल किया था कि आप एक काम तो बता दीजिए 11 साल में आपने किया क्या, 11 साल में किया क्या। तो उस सवाल का जवाब देने से बचने के लिए वो कहेंगे कि देखिए हम तो ये ला रहे थे, आपने लाने नहीं दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा एक छोटा कमेंट आपसे भी चाहूंगा प्रशांत जी कि आखिर यहां से अब क्या ये देखा जाए, क्योंकि 2-3 बिल ऐसे हैं जिसपे बैकफुट पे आना पड़ा है, वापस लौटना पड़ा है नरेंद्र मोदी सरकार को, और वो भी इसी एरा में, ये अभी देखिए, इसी संसद के सत्र में सरकार के और मोदी साहब के बहुत बड़े खैरख्वाह और वकील, राज्यसभा के सभापति, उनको भी बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अब उनका आप देखिए कि कितना पोलाइट हो गए हैं वो, कितना मतलब नए व्यक्ति नजर आ रहे हैं। अब खड़गे जी बोल रहे हैं और वो ये नहीं कह रहे हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड जी। तो दूसरा कि ये जो हुआ है पिछले 2 दिन में, यानी संविधान की चर्चा, संविधान पर चर्चा और इस बिल में जो हुआ है, ये दोनों ने मोदी जी का राजनीतिक कद जो है वो काफी घटा दिया है। ये विलफुल डिसओबीडियंस है, जानबूझकर पार्टी के अनुशासन को चुनौती देने का काम इन 20 सांसदों ने किया है। क्यों किया है? देखिए, संसद का सत्र चल रहा है, सारे सांसद दिल्ली में होंगे। ये मंगलवार था, हाँ, ये भी नहीं था कि सोमवार है ना सोमवार है था, ना ये शुक्रवार था कि शुक्रवार हालांकि प्राइवेट मेंबर डे होता है, सरकार का दिन नहीं होता है, लेकिन शुक्रवार की दोपहर तक सब एमपी अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी चले जाते हैं, मंडे को सुबह लौटते हैं। तो ये मंगलवार था। आप देखिए कि शायद ही कोई सांसद जिसका कोई पारिवारिक कोई ऐसा वो ना हो तो वो दिल्ली में रहता है। दिल्ली में रहते हुए अगर वो नहीं आया है तो ये विलफुल डिसओबीडियंस है, जानबूझकर पार्टी के अनुशासन को चुनौती देने वाला, मोदी जी की सत्ता को चुनौती देने वाला काम है। ये राजनीतिक कद को का जो है वो कम होता हुआ हम देख रहे हैं। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है राजीव जी, वो ये है कि आप इलेक्शंस और इन सब की प्राथमिकता जो शकील जी कह रहे हैं कि आप रख रहे हो, आप डिबेट से भाग नहीं सकते। देखिए, ये सब चीजें आएंगी। संविधान की चर्चा पे जो आपने मुंह की खाई है, वो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी 2 साल से 3 साल से संविधान की बात कर रहे हैं जी, हर चुनाव में कर रहे हैं। नतीजा कुछ भी हो, कहीं कामयाब होते कहीं नहीं होते, लेकिन वो बात कर रहे हैं, अपने रास्ते से हटे नहीं है। वो सब जा रहा है नीचे। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब जो कल भी मैंने चर्चा की थी इस बारे में कि तमाम प्रधानमंत्रियों से तुलना होने लगी है मोदी जी, नेहरू से लेकर अभी तक के, यानी गुजरात तक की। आप देखिए कि बहुत कम समय रहे, कुछ 11 महीने रहे वो, और वो 11 महीने के प्रधानमंत्री काल में भी उस विदेश नीति को गुजरात डॉक्ट्रिन कहा जाता है उनकी। वीपी सिंह 11 महीने रहे, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया। ऐसा कोई डिसरप्टिव फैसला, बड़ा फैसला जो ऐतिहासिक है, जो अगले 15-20 साल की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलाव का दम रखता हो, ऐसा मोदी कर नहीं पाए। तो ये धीमे धीमे ये बातें आगे आने लगेंगी। जी बिल्कुल।
ये बातें आगे आएंगी आने वाले समय में। जरा एक छोटा कमेंट आपसे भी चाहूंगा समीर जी इसी मसले पे, और क्या आपको भी लगता है कि अब आने वाले समय में चुनौतियां और बढ़ेंगी, और अगर एक नहीं बल्कि आप देखिए 3-3 बिल, जिसमें 2 बिल तो ऑलरेडी जेपीसी के पास, एक बिल जो है वो मीडिया का, डिजिटल मीडिया वाला, वो बिल लाने से पहले ही उन्होंने उसको रोक रखा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे मामले हैं जिसपे चर्चा होती रहती है, और ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे बिलों को लाकर, ऐसे एक्ट बनाकर कहीं न कहीं अपनी जो ताकत है उसको मजबूत करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 और उसमें 240 सीटों पर सिमट गई बीजेपी, और यहां से एक डर बना हुआ है कि कहीं इनकी जो 2 बैसाखियां हैं, जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, तो ये दोनों अगर हाथ खींच लेते हैं तो फिर सरकार गिर जाएगी। क्या मध्यावधि चुनाव इसी सरकार पे हो जाएगा? की तो बात, बैसाखियां तो वैसे ही अस्थायी होती है, वो कभी भी खिसक सकती हैं, चाहे वो जानबूझकर खिसका ले या फिर वो किन्हीं दूसरे कारणों से खिसक जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती मिल रही है वो तो अब अपनी पार्टी से मिल गई। जैसा कह रहे हैं प्रशांत जी कि मंगलवार का दिन है, यानी वीकेंड भी नहीं है कि फ्राइडे होता तो चलिए कोई सदस्य अपने घर चला गया है। 20-20 सांसदों का अनुपस्थित रहना ये छोटी मोटी बात नहीं है, और ये बहुत बड़ा मैसेज है मुझे लग रहा है, और ये जानबूझकर किया गया है। 1-2 सांसद नहीं होते, 2-4 की बात समझ में आ सकती थी। व्हिप जारी करने के बाद भी अगर नहीं आए तो ये बैसाखियों की तो अब चिंता वाली बात वो जो रही होगी। अब तो बहुत बड़ी चिंता प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये है कि अब अपनी पार्टी के भीतर भी इस तरह से हो सकता है। और सपोज करिए कि ये विधेयक, इस तरह का कोई विधेयक आए, मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आए, और उसमें इस तरह से अगर हो जाए 20-25 सांसद अनुपस्थित हो जाए, या फिर इस तरह की स्थिति आ जाए, तो ये निश्चित तौर पर चुनौती है, और ये टेस्टिंग भी रही इस सरकार के लिए। मोदी 3 सरकार जो है 3.0 सरकार, उसके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब साफ दिख रहा है, और ये भी नहीं कि कोई पहली बार का कोई एमपी नहीं आया हो जिसको पता नहीं हो, जो इस तरह से कर सकता हो। हालांकि एमपी जो भी है उसको पता होता है कि व्हिप क्या है और उसको कब उपस्थित रहना है, कब अनुपस्थित रहना है। तो सारे वरिष्ठ कई बार के सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, तो बहुत बड़ी चुनौती ये है और गंभीर मसला है। जिस तरह से लगातार अभी तक तो जो सहयोगी दल है एनडीए के, उनकी वजह से इनको अपने यू टर्न लेने पड़े हैं, अब अपनी पार्टी के नेताओं की वजह से अब यू टर्न लेने पड़ेंगे। लेकिन ये भी है, फिर से मैं अपनी उस बात को दोहराऊंगा कि पता तो था ही कि उसको पारित नहीं होना है, लेकिन अब विपक्ष का वो दावा या वो आरोप मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है कि नहीं चाहते थे कि अडानी पर चर्चा हो, मणिपुर पर चर्चा हो, और लगातार विपक्ष जिस तरह से अड़ा हुआ है इन जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन आप कितनी बार इस तरह के विधेयक पेश करेंगे? जब चर्चा विपक्ष मांग कर रहा है तो वो करेगा ही। आप उन चीजों से थोड़े दिन के लिए भटका सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं भटका सकते हैं। तो ये इस तरह की अब चुनौतियां जो है, तो बड़ी चुनौती उनमें जो दिखाई पड़ रही है, पार्टी के भीतर से चुनौती दिखाई पड़ रही है। और शायद इस बात की चर्चा पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि अब 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी के भीतर से प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती ज्यादा गंभीर दिखाई पड़ेगी। तो इस पे भी चर्चा करना पड़े, लेकिन क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा इस चर्चा को समाप्त करने से पहले अनिल सिन्हा जी आपसे, कि क्या आपको लगता है कि अब यहां से बहुत सारी जो अभी तक आनंद फानन में बहुत सारे बिल ले आए, 370 याद कीजिए, आर्टिकल 370, कैसे जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, कैसे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से यूटी बना दिया गया, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, खासकर 2014 से लेकर 2024 के बीच। लेकिन 2024 से आगे की कहानी, अब चूंकि ये साल 2024 बीतने को है, आज तारीख 17 है ऑलरेडी, मतलब 13 दिन और बचे हैं आज का दिन बीतने के बाद इस साल में। और नया साल शायद नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए मुसीबतें जो हैं इस सरकार पर ज्यादा आते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या ऐसा माना जाए? अनिल सिन्हा जी, क्या है कि उस 2024 के जो नतीजे आए, उन नतीजों को मीडिया ने अंडर प्ले किया। ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जो क्रम्बलिंग एम्पायर जो है अथॉरिटेरियनिज्म का,
वो जो है वो उसके पीछे है जनता की का फैसला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और इसको बहुत अंडर प्ले किया गया। अभी ये हालत नहीं होती, वो कोई हिलने वाला नहीं था, लेकिन सबको मालूम है कि आपके पास 240 सीट बहुमत है, मतलब 240 आपका ये है, बीजेपी की ताकत है, और 20 उससे अगर आप माइनस कर दीजिए 220 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उनको और भी पीछे चले गए। और वही जो है 240 और इसमें हम 30 या कितना 30 या 32 का अंतर है। तो आप अगर आंकड़ों पर ध्यान दीजिए तो वो उनको पता है, बीजेपी के एमपीज को अब ये पता चल गया है कि उनका क्या इंपॉर्टेंस है और कितने लोगों का इंपॉर्टेंस है। तो ये अब एक तो है क्या है कि बीजेपी, मुझको लग रहा है कि बीजेपी एक यूनाइटेड पार्टी, मतलब एक जो कहता है कि मोदी के पीछे यूनाइट होने के लिए पूरी तरह तैयार है, इसमें डाउट है। दूसरा ये है कि जो नैरेटिव थी वो नैरेटिव भी ये मतलब क्रम्बल कर रहा है, वो बिखर रहा है। वो एक चला था, वो उसी नैरेटिव में था, वन नेशन वन इलेक्शन, जो जुमलेबाजी वाला है, वो उसी टाइप का उसका था। जैसे एक है सेफ है, एक है सेफ है, ये आप चुनाव में नारे लगा सकते हैं, लेकिन आप जब संसद के ये में हाउस में जाएंगे तो आपको कहना होगा कि ये विविधताओं का देश है। और वो उनको कहना पड़ा, खुद ही कंट्राडिक्ट करना पड़ा उनको कि विविधताओं का देश है और ये यहाँ पर हर तरह की संस्कृति और कितना क्या क्या जो भी विविधता के पक्ष में हो आपको बोलना पड़ता है। तो ये दोनों का अंतर उनको समझ में आ रहा है। दिक्कत ये है कि वो तैयार नहीं है, क्योंकि अमित शाह और इनकी जो मशीनरी है वो मशीनरी में पर वो भरोसा कर रहे हैं अभी, और मशीनरी से काम नहीं चलता। ये चुनाव 2024 के चुनाव में दिख रहा है, एक चुनाव मैनिपुलेट कर लिया महाराष्ट्र का, उनको लगने लगा कि पूरी दुनिया जीत ली। ये होता नहीं है, पूरी दुनिया जीती हुई रखी रह जाती है और कहीं लुढ़क जाता है आपका पूरा एम्पायर। तो वो अब इसमें दिखाई दे, गिरता हुआ जो है उनका करिश्मा वो दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये इसको तैयार नहीं है, मतलब ये एक्सेप्ट करने के लिए, और बार बार जिद किए जा रहे हैं। जो आप देख रहे होंगे जो संविधान का भी डिबेट में, अब बताएं कि संविधान के डिबेट में जो खड़गे के भाषण के बाद क्या आप कुछ बचा, और वो चेंजेस भी दिख रहा है। जो उनके जो सिपा सालार हैं जो बैठे हुए हैं उस आसन पे, उनको भी मतलब लगा, रोक नहीं पाए जी। सही कहा उन्होंने, प्रशांत जी ने, कि अब उनका बोलना मुश्किल हो रहा है कि रुक जाओ आप, मतलब आप ये नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये सब बोलना मुश्किल हो रहा है। तो ये आपको दिखाई देगा, हमको लग रहा है कि थोड़ा और ये चालू है। देखिए ये जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी या कांग्रेस का जो अटैक है, मतलब जो बेसिक जो इनका ये है, क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज और एक्शंस, उस पर उनका अटैक एकदम जारी है और वो बहुत तरीके से चला। उसकी नैरेटिव भी तैयार है। कई लोगों ने ऐसा कहा कि राहुल गांधी जो है फिसल, मतलब कम, उनका भाषण उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन देखिए नैरेटिव उन्होंने क्लियर रखा कि जो अडानी का है, कांग्रेस ने वो नैरेटिव पर टिकी हुई है। दूसरा है क्या कि आप जो है फेडरलिज्म को बचाओ, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, वो सारे मुद्दे उसी तरह हैं और उसके इर्द गिर्द उन्होंने अपना पूरा तैयारी कर रखी है। उसका जवाब नहीं हो पा रहा है। कम से कम एक और तो है पीछे जो गए, ये कि दोनों मान रहे कि सोशल जस्टिस भी एक बड़ा मुद्दा है, मतलब हम उसको स्वीकार करते हैं, और संविधान की जो अथॉरिटी है उसको भी स्वीकार करते हैं। आरएसएस और बीजेपी को इतना दूर तक ले गए आप कि अब उनकी हिम्मत नहीं है कि आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। ये क्या कम बड़ी जीत है? अगर 2024 आप फर्ज कीजिए, जो कहते थे उनके लोग, अगर 2024 उनको क्लियर कट मेजोरिटी देता तो क्या ये उनका भाषण होता? उनका भाषण हुआ एक अकेला सब पर भारी नहीं होता। वो बोलते कि संविधान को बदलने की हमारी ताकत है, ये वो बोलते, लेकिन वो बोलने की ताकत नहीं रही। ये है जीत, और इसी तरह की जीतों से डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है, मजबूत रहती है, बिल्कुल आगे बढ़ती है। और बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ कह रहे हैं, और ये कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? जी अनिल जी की बात पे एक बात और जोड़ दूं, दो छोटे छोटे पॉइंट। एक, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया जी। उनकी कमेटी बनी, तमाम कंसल्टेशंस हुए, राज्यों से कंसल्टेशंस हुए।
पहले दिन जब बिल पेश होता है कितने प्रक्रिया के संवैधानिक कानूनी विधायी दांव पेच इसमें आ गए। तो वो क्या कर रहे थे भाई, वो कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? ये भी एक सवाल पैदा होता है कि आपने पूर्व राष्ट्रपति के इंस्टीट्यूशन को भी जो है वो प्रभावित कर दिया। जी। दूसरा, ये निकट भविष्य में अब हम लोग ये आखिरी डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर जी, क्योंकि ये बिल अब ठंडे बस्ते में चला गया, बिल्कुल ये कोल्ड स्टोरेज में चला गया। अब ये निकलेगा कभी जब पार्लियामेंट में आएगा वहां से, तो अब मोदी जी को कोई नया शिगुफा, कोई नया मुद्दा हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए लाना पड़ेगा। ये तो गया। जी बिल्कुल, कोल्ड स्टोरेज। और हम लोग भी यहाँ जहाँ हैं अभी, जहाँ से कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी श्रीनगर से, ये भी कोल्ड स्टोरेज ही बना हुआ है। बाहर का तापमान काफी कम है और पहाड़ों पे बर्फबारी है। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये कुछ विजुअल्स हैं हमारे पीछे इसी कश्मीर की वादियों के, और वहीं से हम ये कार्यक्रम आप तक पेश कर रहे थे। इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करूं उससे पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी का, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों साथी शकील अख्तर जी, अनिल सिन्हा जी और समीरात्मज मिश्र जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े रहे इस कार्यक्रम में, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और बहुत लोग लिख रहे हैं कि आप आज नमस्कार नहीं कह रहे हैं, तो आप लोगों को पहले नमस्कार। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आज सचमुच आज कमेंट लिख नहीं पाया, और थोड़ी सी मजबूरी कई बार हो जाती है जब बाहर रहते हैं तो, लेकिन आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूं। तमाम अफसर अली साहब लिख रहे हैं, उमर अली साहब भी हैं, एके हमारे साथ हैं, मुकीम सिद्दीकी रजवी साहब हैं, जसल दलजील साहब हमारे साथ हैं, मंजूषा जैन भी है, रिचा मोहन जी भी, बहुत सारे साथी, बहुत सारे कमेंट में देख रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण कमेंट्स आप लोग लिखते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। डीबी लाइव जम्मू कश्मीर भी देखिए और यहाँ की वादियों में कभी आइए, घूमिए, देखिए कि जम्मू कश्मीर कैसा है। और अगर नहीं आए हैं तो आइए जरूर। जन्नत के बारे में कहते हैं, यही है जन्नत हिंदुस्तान के लिए, तो ये इससे बेहतर जगह और कुछ हो नहीं सकती। लेकिन सियासत की भेंट चढ़ती रही है ये जगह, आप सब जानते हैं, इसलिए भी इसको जरा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जब बीजेपी एक्सप्लोर करने जाती है, नरेंद्र मोदी कुछ चीजों को एक्सप्लोर करते हैं जिसमें बिल्स लेके आते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, एक राष्ट्र एक चुनाव। लेकिन ये एक 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 करके आप कहीं और भटक तो नहीं गए हैं, जरा सोचिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। आप लोगों ने देखा, कमेंट लिखा और चर्चा में लगातार बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कल शाम 7 बजे इसी तरह हाजिर होऊंगा कुछ और खबरों के साथ, कुछ और पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।